subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, और वो है आपका स्थापत्य, जिसके लिए मुग़ल जाने जाते हैं। भाई ताजमहल तो सभी को याद होगा, तो स्थापत्य के लिए तो ये जाने ही जाते हैं, स्थापत्य चित्रकारी। तो फिलहाल स्थापत्य की हम बात करते हैं पहले, जिसके लिए मुग़लों को मैक्सिमम जाना जाता है। अब बात करते हैं बाबर की। देखो, बाबर जब भारत में आया तो बाबर के समय की दिक्कत क्या थी कि बाबर जब भारत में आता है तो उस समय तो कुछ खास इसको मौका नहीं मिला बनाने का, फिर भी इसने कुछ इसके सेनापति वगैरह ने बनाए थे। तो बाबर जब भारत आया था तो उसके सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का टपकने वाला है। आपको पता है कि अभी राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो बाबरी मस्जिद है, ये मीर बांकी नाम का एक व्यक्ति जो था, जो उस समय बाबर का सेनापति था, उसने अयोध्या में बनाई थी। ठीक है, तो बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। तो बाबर जब भारत में आया तो उसने सबसे पहले चार बाग पद्धति जो थी उसको लाया, और पानीपत की काबुली मस्जिद का निर्माण भी इसने किया। पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत के युद्ध के बाद इसने पानीपत में एक मस्जिद बनाई जिसको काबुली मस्जिद कहते हैं, ये भी इसने ही बनाई थी। चार बाग पद्धति को ये लेके आया था यहाँ पे, चार बाग पद्धति। ठीक है, अगला बात करते हैं हम यहाँ पर हुमायूं के समय में। तो हुमायूं जो था, मैंने आपको पहले बताया है, ज़्यादा समय इसको नहीं मिला, फिर भी उसने थोड़ा बहुत बनाया था। इसने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नगर की नींव डाली। दीन पनाह नगर की नींव इसने डाली थी दिल्ली में। ठीक है, तो जो दिल्ली पर दीन पनाह नगर इसने बनाया, इसको पांचवी दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचवी दिल्ली भी इसको कहा जाता है। तो उसके बाद शेरशाह ने इसको भगा दिया। शेरशाह ने यहाँ पर काफ़ी समय तक राज किया। दीन पनाह भवन में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया। इसी दीन पनाह जो नगर इसने बसाया था, उसी नगर में इसने एक किला बनाया था, उसको पुराना किला कहते हैं। ये किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। उसके अंदर इसने किला है कुन्हा नामक एक मस्जिद बनाई शेरशाह सूरी ने। किला है कुन्हा नामक मस्जिद भी इसी ने बनाई शेरशाह सूरी ने। सासाराम के बिहार में जो सासाराम है, वहाँ पर इसने अपना एक मकबरा बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पुराने प्रश्न पत्र उठाना, चाहे यूकेएसएससी का उठाओ, यूकेपीएससी का उठाओ, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो दिल्ली में शेरशाही नामक नगर की नींव डाली थी, छठी दिल्ली कहते हैं उसको। ठीक है, तो शेरशाही नगर जो इसने बसाया था दिल्ली में, पुराना किला बनवाया इसने वहाँ पे। शेरे मंडल एक अन्य इमारत इसने बनाई थी शेरशाह के, जो मंदिर दीन पनाह जो बनाया था इसने, उसमें शेरे मंडल नामक एक इसने पुस्तकालय या एक नगर मतलब एक बिल्डिंग बनाई थी, जहाँ से शेरे मंडल से गिर के ही हुमायूं की मौत हुई थी। बाद में शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिर के ही हुमायूं मर गया था। तो यहाँ पर हम बात करें तो अकबर के से पहले जो शेरशाह सूरी था, उसने यहाँ पर काफ़ी बनाया था, जो भी उसको टाइम मिला। तो उसने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? खुद ही इसने मकबरा बनाया था बिहार में, सासाराम में। क्योंकि सासाराम में इसलिए बनाया, भले ही ये आगरा दिल्ली का राजा था, लेकिन सासाराम में इसलिए बनाया क्योंकि इसके जो पैतृक संपत्ति थी, इसके जो पिताजी थे वो सासाराम के उस समय सूबेदार थे। तो सासाराम से ही इसने अपनी लाइफ, जो उसका बचपन है पैदाइश से सासाराम से शुरू हुआ था, तो सासाराम बिहार में ही इसने अपना क्या बनाया था? मकबरा बनाया था। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर अगली कड़ी में अकबर के बारे में। तो अकबर को सर्वाधिक मौका मिला, सब कुछ उसने बनाया। तो बहुत ज़्यादा अगर हम बात इमारतें उसने बनाई थी अपने समय की, तो अकबर के यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। अकबर के भवन निर्माण में लाल पत्थरों का निर्माण किया है, अधिकतर लाल बलुआ पत्थर, जो आसपास मथुरा और इधर आपका राजस्थान में आराम से मिल जाता था उस समय। मथुरा का आसपास है आपका इधर जो लगती है, मतलब सीमाएं लगती हैं राजस्थान के साथ, तो उसके आसपास बहुत तायत में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता था। सबसे पहले जो बना अकबर के समय में, वो बना है आपका हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय में सबसे पहली इमारत हुमायूं का मकबरा ही है, जिसको बनाया अकबर ने नहीं था। इसको बनाया था अकबर की जो हुमायूं की पत्नी थी 1554 ईस्वी में, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने इसको बनाया था। ठीक है, अपने पति की मृत्यु के बाद सन 1564 में। इस मकबरे के नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है,
इसकी खासियत क्या है, देखो यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। पहली बात है, सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग इसी में किया गया। ऐसे दोहरे गुंबद का प्रयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग जो किया गया था इस प्रकार से, वो सबसे पहले 2 गुंबद देखने को मिलते हैं हमको इसी में। किसमें? हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में है, ठीक है। नहीं देखा है तो देखना है, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। दोहरे गुंबद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद 4 बाग पद्धति जो बाबर लेके आया था सबसे पहले, उस पद्धति का प्रयोग भी यहाँ पर किसमें किया गया है? सबसे पहले 4 बाग पद्धति का प्रयोग भी इसमें किसमें किया गया है? हुमायूं के मकबरे में किया गया है। दूसरी बात, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलते हैं ताजमहल का पूर्वगामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं ताजमहल का पूर्वगामी, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है। ताजमहल को बनाते वक्त कहीं ना कहीं बनाने वाले के दिमाग में हुमायूं का मकबरा था और उसने इसी के डिजाइन के हिसाब से उसको बनाया है, तो इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट यह है कि सर्वाधिक 9 लोग से ज़्यादा इस मकबरे में दफनाए गए। दारा सिकोह को इसी के मकबरे में दफनाया गया था बाद में, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, हमारे हमीदा बानो बेगम है, हुमायूं की छोटी बेगम है, दारा सिकोह है, जहादार साहब, फर्रुख शिया, रफुजरा, आगे हम पढ़ेंगे रफ़ीउद्दौला, ये सब जितने भी हैं, बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र था, वो सब कहाँ थे? इसी मकबरे में क्या हो गया था? उनको दफनाया गया था। सर्वाधिक लोगों को दफनाया गया है इस मकबरे में, ठीक है, बहुत लोगों को दफनाया गया है। तो यहाँ पर जो है हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली में है और 1564 में बना है। और पहली बात तो है कि ताजमहल का पूर्वगामी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम अकबर के और जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आगरे का लाल किला बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा भ्रामक होता है, लोग गलत कर देते हैं कि आगरे का लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनाया हुआ, क्योंकि शाहजहाँ के ठीक ताजमहल के ठीक सामने आगरे का लाल किला है। लेकिन ऐसा नहीं है, आगरे का लाल किला का निर्माण 1565 में अकबर ने किया था। इसका जो मुख्य दरवाज़ा है उसको दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं या हाथी दरवाज़ा कहते हैं, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। आगरे के किले के अंदर जो है, ठीक है, आगरे के जो किला है उसके अंदर भी बहुत से ऐसे महल हैं छोटे छोटे, जिसमें से एक है जहांगीर महल। जहांगीर का महल आगरे के किले में ही स्थित है। इसका निर्माण भी अकबर ने किया था क्योंकि जहांगीर उसका बेटा था। इसका आकार वर्गाकार है, ठीक है। इसके अलावा जो जहांगीर का महल है उसकी जो नकल है वो मानसिंह के जो महल है, मान मंदिर जिसको हम कहते हैं, मानसिंह का महल ग्वालियर में, उसकी नकल है। अकबर ने वहाँ से इसकी नकल को उठा के इसको बनाया था। अगला है अकबरी महल, बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का। अकबरी महल आगरे किले में ही स्थित है। इसकी शैली जहांगीर महल की शैली की तुलना में बहुत कलात्मक है, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ आगरे के किले के महत्वपूर्ण अंग हैं जो आगरे के किले के अंदर बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फतेहपुर सीकरी, यानी कि जीत का शहर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाई भी और उस पर अपनी राजधानी परिवर्तित भी की थी। मतलब अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो वो इसलिए चुना इसने, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में। सलीम का जन्म भी फतेहपुर सीकरी में हुआ। फतेहपुर तो खैर उसने बाद में जोड़ा आगे से नाम, सीकरी में ही हुआ। सीकरी नाम था, फतेहपुर मतलब जीत का शहर, तो सीकरी में ही सलीम का जन्म भी हुआ। तो यहाँ पर ही उसने अपनी राजधानी बनाने की सोची। सन 1572 में जब वो गुजरात को विजय करने के बाद लौटा तो उसने फतेहपुर सीकरी विजयी नगरी की नींव यहाँ पर रखी थी। तो 1572 से 1585 तक ये पूरे बन के तैयार हुई। इसमें भी निर्माण जो हुआ था, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, ऐसा नहीं कि ये फतेहपुर सीकरी छोटा सा महल है। फतेहपुर सीकरी में बहुत से अंदर महल बनाए गए, जैसे दीवान आम, दीवान खास, ठीक है, पंच महल, तुर्की सुल्तान का महल, खास महल, जोधाभाई महल, ठीक है, मरियम का महल। इसके अलावा आपका सब कुछ मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो पंच महल, जोधाभाई महल है, बीरबल का महल है, जामा मस्जिद जो है वहाँ की फतेहपुर सीकरी की वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो जामा मस्जिद है, बीरबल का महल है, शायद सब आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जामा मस्जिद जो है वहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुलंद दरवाज़ा इसी जामा मस्जिद का दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जो है वो इसी जामा मस्जिद का दरवाज़ा है। बुलंद दरवाजे को 1601 में दक्षिण विजय के बाद बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण के विजय के बाद
इसको बड़ा बना दिया गया। कहते हैं कि मस्जिद में दरवाज़ा पहले से ही था, लेकिन जब ये दक्षिण की विजय हुई थी, ठीक है, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय हुई, असीरगढ़ की विजय, तो उसके बाद इसको और ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। अब बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर के समय में इंपॉर्टेंट है पिटरा डुरा जलाओ का काम। एतमादुद्दौला जो था, यानी कि ये एतमादुद्दौला नूरजहाँ का पिता था, तो नूरजहाँ ने अपने पिताजी के नाम पर एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ 50 बार प्रश्न आ चुका है कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया। इसी में सर्वप्रथम पिटरा डुरा नामक जड़ाओं का, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, पिटरा डुरा नामक जड़ाओं का सर्वप्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पिटरा डुरा का जड़ाओं का कार्य किया गया है। ठीक है, तो यह जो बनाया था नूरजहाँ ने अपने पिताजी की याद में बनाया था। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको बताना यहाँ पर रह गया है, वो है आपका कि अकबर द्वारा बनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ऐसे महल हैं जिनके बारे में कई बार पूछा आता है। वो है, एक तो है आपका लाहौर का किला। लाहौर का किला अकबर ने बनाया था, ये याद कर लेना आप, कई बार प्रश्न पूछा गया। अजमेर का किला, अटक का किला और इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला भी किसने बनाया था? अकबर ने ही बनाया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे हम। तो जहांगीर के समय में पिटरा डुरा कार्य हुआ। जहांगीर का मकबरा खुद लाहौर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे। बहुत बार प्रश्न आता है कि निन्यानवे से किसकी जो है वो कब्र है वो भारत से बाहर है, तो वो जहांगीरी है। तो जिसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था और जो लाहौर में स्थित है इसका मकबरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे शाहजहाँ की। ठीक है, तो शाहजहाँ ने भी यहाँ पर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो शाहजहाँ के समय में ही कह देते हैं, क्योंकि उसने क्या बना दिया था? ताजमहल बना दिया। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के कार्यकाल को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसने 2 प्रकार के भवन बनाए, कुछ आगरा में बनाए, कुछ दिल्ली में बनाए। ये अपनी राजधानी दिल्ली लाया। आगरा से दिल्ली राजधानी लाने वाला व्यक्ति कौन है? वो शाहजहाँ है, ये याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल जो था वो अपनी पत्नी मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में इसने बनाया था। ठीक है, स्थापत्यकार इसका उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, निर्माता था मोहम्मद ईशा खां। तो ताजमहल का निर्माण 1631 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिससे 22 वर्ष बनने में लगे लगभग। और कहते हैं कि इसमें, ठीक है, तो 22 वर्ष लगे और जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है, इसमें आगरा की मोती मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने बनाई थी। शीश महल आगरा के जो लाल किले में वो उसने बनाया। दिल्ली का लाल किला सन 1638 में इसी ने बनाया। दिल्ली का लाल किला मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपनी राजधानी को दिल्ली लाने वाला कौन था? शाहजहाँ था। इसलिए दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहाँ ने बनाया, अपनी राजधानी कहाँ लाया? दिल्ली लाया। इसके बाद अगला जो है आगरा की जो जामा मस्जिद है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समूह में पूछा जा चुका है, 100% ये प्रश्न आ चुका है। ये जो जामा मस्जिद है आगरा की, यह जहांआरा बेगम ने बनाई थी, जो शाहजहाँ की ज्येष्ठ पुत्री थी। उसने, कहता है कि उसने कभी भी शादी नहीं करी और अपने हिस्से के जितने पैसे थे उनसे इसने क्या बनाया? आगरा की जामा मस्जिद बनाई। ठीक है, तो ये जहांआरा ने बनाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं आगे, दिल्ली की औरंगजेब की बात करते हैं। अब दिल्ली की जो स्थापत्य कला, जो दिल्ली के बारे में मैंने पढ़ा कि दिल्ली में आपका जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, ठीक है, ये भी शाहजहाँ ने बनाई थी, दिल्ली की जामा मस्जिद। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जामा मस्जिद आगरा की जहांआरा ने बनाई, दिल्ली की इसने बनाई। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे आते हैं कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई और आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई। औरंगजेब का और एक इम्पोर्टेंट है, औरंगाबाद यानी कि दक्षिण में जो औरंगाबाद है जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, उसने अपनी पत्नी की याद में राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं और राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं, ये इसने बनवाया था औरंगजेब ने अपने अंत समय में। ठीक है, इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है, इसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल बहुत ही गंदा बना है, ताजमहल जैसा नहीं बन पाया, लेकिन
इसने सोचा कि मैं भी शाहजहाँ की तरह अपने पिताजी की तरह अपनी पत्नी के लिए एक ताजमहल बनाऊं, तो उसकी नकल ये नहीं कर पाया। तो इसको ताजमहल, द्वितीय ताजमहल कहते हैं, या इसको ताजमहल की फूहड़ नकल या गंदी नकल इसको कहते हैं। ठीक है, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा को क्या कहते हैं, या बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी किसने बनाई, औरंगजेब ने बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे अब बात करते हैं मुगल चित्रकला की। मुगल चित्रकला की हम बात करें तो चित्रकला के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, बाबर की एक किताब है तुझे के बाबरी, इसमें विहजाद नाम का एक व्यक्ति का नाम मिलता है। विहजाद नाम का जो व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है कि बाबर उसको बहुत पसंद करता था, क्योंकि उसकी चित्रकारी बहुत, उसको प्रशंसा की है इसने, किसमें, तुझे के बाबरी में। ठीक है, इसको पूर्व का राफेल कहते हैं, विहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। राफेल एक बहुत प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकार था। तो तुझे के बाबरी में एकमात्र चित्रकार जो है वो बेहजाद का ही नाम इसने लिखा है, एकमात्र, और किसी चित्रकार के बारे में इसने डिस्कस उसमें नहीं किया है। हुमायूं के समय सबसे पहले मुगल चित्रकला की नींव पड़ी, क्योंकि बाबर अपने साथ चित्रकार तो लाया था यहाँ, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वो युद्ध में इतना उलझा हुआ था कि उसकी मृत्यु बाद में हो जाती, युद्ध करते करते, तो युद्ध में इतना उलझा हुआ था, उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुमायूं के समय में क्या हुआ, मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। तो हुमायूं जब निर्वासित हो गया था और वो ईरान में रह रहा था, तो उस समय उसने ईरान में वहाँ की कुछ चित्रकारी को देखा था। ठीक है, तो दास्तान अमीर हमजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दास्तान अमीर हमजा जो है, जिसको हमजा नामा भी कहते हैं, हमजा नामा, तो हजम नामा हमजा नामा इसको कहा जाता है। यह मुगल कलाकारी की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इसमें क्या कर रखा है कि जो मोहम्मद हजरत साहब हैं, उनके जो चाचा हैं अमीर हमजा, उनके वीरतापूर्व कारनामों को चित्रित किया गया है। जैसे कि हम मतलब देखते हैं ना कि कॉमिक्स देखते हैं, कॉमिक्स में हम देखते हैं कि युद्ध करते हुए, जैसे रामायण महाभारत की चित्रकारी हम देखते हैं, उसमें सिर्फ चित्रों के आधार पर ही दिखाया था। सेम ऐसे ही जो अमीर हमजा हैं, ये जो अमीर हमजा हैं, ये थे आपके मोहम्मद साहब के चाचा, और उनके युद्धों को दर्शाया गया है। तो ये इसमें कुछ टोटल 1375 चित्र हैं। तो ये स्टार्टिंग तो हुमायूं के समय में हुई, बन के तैयार अकबर के समय, बहुत समय इसको बनाने में लगा। तो ये बहुत बड़ी चित्रकारी है, जो 1375 चित्र इसमें बनाए गए हैं, ये हुमायूं के समय स्टार्ट हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। ये याद रखना, जहांगीर मत कर देना। जहांगीर तक तो बहुत ही हाई लेवल में पहुँच गई थी, इसलिए जहांगीर को का चित्रकला का स्वर्ण का समय कहते हैं उसको। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ। ये देखो, विकास की बात, यहाँ नींव पड़ी है सिर्फ, उसके बाद तो हुमायूं को मौका ही नहीं मिला। अकबर के समय में मुगल चित्रकला का विकास बहुत ही जोरों शोरों से हुआ। अकबर के समय पूरा खुल के सबके पास मौका था चित्रकारी करने का। अब्दुल समद नाम का एक चित्रकारी जो था, जिसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा। अब्दुल समद, सीरी कलम और जरी कलम, दो उपाधियाँ दी हैं इसने। सीरी कलम की उपाधि इसने अब्दुल समद को दी है। वो बहुत बड़ा चित्रकार था और बहुत ही ज़्यादा फेमस था अकबर के समय में। इसने कुकुरमुत्ता फूल के बीज पर कुरान लिखा है। 122वां अध्याय जो है कुरान का, वह कुकुरमुत्ता के फूल के बीज में इसने लिखा है। तो समझ सकते हो कि ये कितना बारीक तरीके से चित्रकारी करता होगा अब्दुल समद। इसके अतिरिक्त अकबर के समय दसावन, बसावन, मिस्किन यूरोपीय शैली का व्यंग्यात्मक था। मिस्किन पूछा गया है। मिस्किन जो था यूरोपीय शैली का सर्वश्रेष्ठ था, और बसावन भी जो था व्यंग्य चित्रकार था, कॉमेडियन चित्रकार था, और बसावन भी यूरोपीय शैली का व्यंग्य चित्रकार था। अकबर के समय के महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आगे जहांगीर। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक उस समय चित्रकारी बहुत ही हाई लेवल में पहुँच गई थी। इतना विकास हो चुका था चित्रकारी का, बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। तो जहांगीर के समय के टाइम पर जो, इसीलिए इसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारों ने बहुत ही अच्छे से सजाया है। वो चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। तो यहाँ पर जहांगीर के पास चित्रों का एक एल्बम थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि तथा पहचानने की शक्ति इस सीमा तक पहुँच गई है, खुद अपनी तुझु के जहांगीरी में लिखता है जहांगीर, कि यदि एक चित्र में कई आकृतियाँ चित्रित हैं, कई आकृतियाँ, प्रत्येक पर अलग अलग कलाकारों ने काम किया है, यानी कि एक चित्र में कई आकृतियाँ हैं और प्रत्येक आकृति को अलग अलग चित्रकार ने बनाया है। तो मैं बता सकता हूँ कि
किस कलाकार ने कौन सी चित्रकारी बनाई है। यदि किसी अन्य कलाकार ने किसी का मुख बनाया है एक चित्र में, किसी ने नाक बनाई है, किसी ने कान बनाए हैं, तो मैं यहाँ तक कि ये भी पहचान लूँगा कि किस चित्रकार ने आँख बनाई है, किसने होंठ बनाए हैं, किसने कान बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि चित्रकारी का जो लेवल था वो कितना हाई चले गया था। और दूसरी बात ये थी कि जहांगीर का जो चित्रकारी के ऊपर नॉलेज थी वो कितनी हाई लेवल की नॉलेज थी कि वो किसी के चित्र को देख के बता सकता है कि इसमें मुख और नाक और होंठ किसने बनाए हैं, अगर किसी ने अलग अलग चित्र किया तो ये वो खुद लिखता है अपनी किताब में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके समय के बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं आपके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था वो मंसूर, उस्ताद मंसूर, जहांगीर के समय का सबसे फेमस चित्रकार था। यह पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था। इसने कुछ चित्रकारी बनाई है जिसके नाम मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ उसकी जो कृतियाँ हैं वो साइबेरिया का सारस है, बिरला सारस है, ये उसने बनाई है। लाल फूलों की बहार बनाई है, बंगाल का एक आलेख, अनोखा पुष्प, ये सब उस्ताद मंसूर ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का सबसे फेमस चित्रकार था। इसके अलावा बिशनदास भी थे जहांगीर के समय में, जो छवि का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। दौलत था, फारूक बेग था, ये सब जो थे, मनोहर नाम के जो व्यक्ति, ये सब जो थे उस समय और जहांगीर के समय के थे। औरंगजेब के समय में कोई रुचि उसको नहीं थी, औरंगजेब की चित्रकारी में कोई रुचि थी ही नहीं। औरंगजेब ने तो वैसे भी चित्रकारियों का उसने क्या करा था कि बीजापुर के सूरज महल के चित्रों को मिटा दिया। अकबर ने सिकंदरा, जो अकबर का मकबरा था, सिकंदर के मकबरे में चित्रों पर चूना पुतवा दिया था। ठीक है, दरबारी संरक्षण भी बंद कर दिया उसने। चित्रकार जो थे, ऐसे हालत होगी चित्रकारों की कि वो राजा को छोड़ के अमीरों सामंतों के वहाँ संरक्षण में चले गए। जनता की रुचि के चित्र बनाते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। ये हालत हो गई थी औरंगजेब के समय चित्रकारों की कि बाजार में चित्र बना बना के लोगों को बेचते थे। ये हालत चित्रकारों की हो गई थी। जो उस समय जहांगीर के समय उत्कृष्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था औरंगजेब के समय आते आते। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुग़ल चित्रकला, तो ये कुछ मुग़लों के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं मुग़लों से थोड़ा सा अलग, जो उस समय और जगह फेमस थे जहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। एक है ठणी बणी नामक चित्रकला। ठणी बणी जो चित्रकला है, ठणी बणी जो चित्रकला है, ये चित्रकला जो चित्रकला है उस समय ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली जो थी यह उस समय अजमेर आमेर में स्थित एक छोटी सी रियासत थी। तो यहाँ के जो किशन सिंह थे उन्होंने इसमें जो था इसकी स्थापना की थी किशनगढ़ की, तो इसलिए किशनगढ़ शैली कहते हैं। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली जो थी उसमें ठणी बणी नामक एक चित्र है जो उच्च कोटि का जो चित्र है, जिसमें राधा और कृष्ण संबंधी काव्यात्मक कलाकृतियों को दर्शाया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया ठणी बणी किससे प्रसिद्ध है, तो ये किशनगढ़ शैली की एक चित्रकारी, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं गढ़वाल शैली का मौलाराम हो गया। एक आती ऐसी कांगड़ा शैली जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कांगड़ा शैली जो थी उस समय संसार चंद यहाँ के राजा हुआ करते 1775 से 1823 के आसपास। तो इस काल में कांगड़ा के दुर्ग पर कटौच शासकों का कब्जा था, कटौच। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, राजा संसार चंद बहुत कला प्रेमी था, तो उसने कलाकारों को यहाँ पर संरक्षण दिया अपने वहाँ पे। ठीक है, तो इस कला की जो शैली की जो खासियत थी वो थी आपकी प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य। बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी नारी सौंदर्य जो था वो कांगड़ा शैली की एक प्रमुख विशेषता रही है। कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली भी इसको कहते हैं वैसे। ठीक है, पहाड़ी शैली में आता है, कांगड़ा शैली भी पहाड़ी शैली में आता है, अपना गढ़वाल भी पहाड़ी शैली में आता है, मौलाराम वाली वो तो हम अलग से हमने पढ़ा। तो क्योंकि गढ़वालियों के जो रहा है वो उतना हमारे पास ज़्यादा उसके है नहीं, क्योंकि हम कहते हैं भूकंप आ गया था या बाढ़ आ गई थी तो उसमें बह गए। तो यहाँ पर जो कांगड़ा शैली है इसके बारे में कहा जाता है कि नारी सौंदर्य प्रकृति प्रेम इसका प्रमुख विषय था उस समय। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मुग़लों को यहाँ पर मैंने बताया था। इसके बाद मुग़लों का हम पढ़ेंगे उत्तर मुग़ल, पोस्ट मुग़ल। अभी देखते हैं इसमें जो कुछ बचा है उसकी मैं वीडियो जल्दी आपके बीच में लेके आऊँगा। अगर कुछ इसमें बचा होगा तो मध्यकालीन भारत में अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसके लिए भी मैं जल्दी यहाँ पर वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।